तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यूपी जीके का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी यूपी जीके का हम अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं उन प्रश्नों को जो 2023 और 2024 के एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, जैसे कि आरओ का एग्जाम हुआ था इससे पहले। इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, इनमें जो भी प्रश्न इससे पहले अब तक पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ में वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी पुलिस री एग्जाम में आ सकते हैं, उनको भी हम यहाँ पर साथ में कवर करते हुए चलेंगे। आज हम आपको यूपी के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। भौगोलिक परिदृश्य क्या है, मेले कहाँ पर लगते हैं, क्या कैसा सिस्टम है, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आपके एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न इस वीडियो सीरीज से आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास में इसको शेयर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, यानी कि जितना भारत का क्षेत्रफल है उसमें यूपी का कितना परसेंट है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 7.33% यूपी का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ये आपका यूपी कांस्टेबल 19/6/2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। आपको ऐसे नंबर में ही याद रखना है, 32,87,263। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 24,0928 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 24,0928 2-3 बार आप बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का आपका चौथे नंबर का स्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर है। जनसंख्या के अनुसार जो उत्तर प्रदेश है आपका वो पहले स्थान पर आ जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर भारत में कौन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। आपको पता है आपके यूपी का जो चिन्ह है, जो राज चिन्ह है, उसमें 2 मछलियां एक साथ में दिखाई देती हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्मारक है जहां से इन 2 मछलियों के चिन्ह को लिया गया था। तो वो आपका रूमी दरवाजा है, जहां से इन 2 मछलियों के चिन्ह को लिया गया था। अब ये कहां पर स्थित है, तो रूमी दरवाजा आपका लखनऊ में स्थित है। कहां पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, यह भी पूछा जा सकता है। तो इसका निर्माण आसफा उद्दौला के द्वारा 1784 में करवाया गया था। डेट और नाम दोनों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। सोनभद्र जिले को कौन कौन सी राज्य की सीमाएं, कितने राज्य की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। तो कुल 4 राज्य की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, और सबसे ज्यादा किसी जिले को अगर स्पर्श करती हैं तो वो आपका सोनभद्र है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा सोनभद्र का ऐसा जिला है जो सब मतलब लगभग 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा रेखा बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के 23वें जिले के रूप में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो शामली को अभी हाल ही में एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कुल 8 ऐसे जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं, मेरठ है, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। लेटेस्ट कौन है, तो लेटेस्ट शामली है जो आपका 23वें नंबर का जिला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है। यह भी आपका यूपी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर महाराजगंज हो जाएगा। महाराजगंज की सीमा जो है वो नेपाल के साथ में लगती है। और उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उन 7 जिलों के बारे में आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी हम किसे कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर को कहा जाता है। आपको पता है दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, कानपुर में। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, वो भी आपका कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी पूछे तो आपका प्रयागराज है। सबसे बड़ा न्यायालय जो है उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी की बात करते हैं तो वो आपका लखनऊ हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की न्यायिक खंडपीठ की बात करते हैं तो वो भी आपकी लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। लगातार आपके एग्जाम तक सारी वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेंगी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हमने आपको बताया था फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसको सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चूड़ियों का निर्माण जो है वो फिरोजाबाद में होता है। वाराणसी आपको पता है साड़ी उद्योग के लिए फेमस है। बनारसी साड़ी आपको पता है हर जगह फेमस है। आगरा जो है उसे हम पेठा नगरी और ताज नगरी के नाम से जानते हैं। पेठा यहाँ का फेमस है और ताजमहल आप जानते ही हैं यहाँ का फेमस है आगरा का।
आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, लाख बहोसी अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? यूपी जीके के एक एक पार्ट को हम यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे हैं। कन्नौज जिले में स्थित है लाख बहोसी अभयारण्य। कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, याद रखना, लाख बहोसी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जान लिया तो सबसे छोटा भी देख लीजिए। पटना पक्षी अभयारण्य जो है वो यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है और यह एटा में स्थित है। उन्नाव में क्या है? उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार है। हरदोई में क्या है? सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। ये पक्षी विहार भी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूपी स्टैटिक जीके का यह पोर्शन हो जाता है। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? यह आपका यूपी हिस्ट्री का प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। पढ़ाई का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था जौनपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? तो ललितपुर में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ललितपुर में ही आपका देवगढ़ और दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ललितपुर में स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहाँ पर? देवगढ़ और दशावतार मंदिर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीर्थों का राजा उत्तर प्रदेश किस जिले को कहा जाता है? तीर्थों के राजा उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। ठीक है, प्रयागराज को ही तीर्थराज कहा जाता है। प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से जानते हैं। प्रयागराज को ही कुंभ नगरी भी कहा जाता है। प्रयागराज को तंबू नगरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक या 2 महीने के लिए जनवरी फरवरी में लोग कल्पवास के लिए जाते हैं तो वहाँ पर तंबू आपको गंगा नदी के किनारे दिखाई देते हैं, इसलिए तंबू नगरी के नाम से भी प्रयागराज को जानते हैं। प्रयागराज को ही पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। हालांकि न्यायालय का नाम नहीं चेंज हुआ है। न्यायालय जो है, कोर्ट आपका जो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? तो आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 मछलियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय चिन्ह है। अभी इनके बारे में हमने आपको बताया था कि ये 2 मछलियां कहाँ से ली गई थी। देखिए, राजकीय पशु क्या है? अब यहाँ पर 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। बारहसिंगा आपका राजकीय पशु होता है। और राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो क्रॉन्च जो है, क्रॉन्च जिसे हम सारस कहते हैं, ये आपका राजकीय पक्षी हो जाएगा। राजकीय खेल की बात करते हैं तो हॉकी आपका राजकीय खेल हो जाएगा। राजकीय पुष्प पलाश जो है, जिसे हम टेसु या ढाक भी कहते हैं, ये राजकीय पुष्प है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक जो है वो राजकीय आपका वृक्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो स्लाइड है, यहाँ से 1 नंबर आपका कंफर्म है, इसको याद रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न जरूर आ सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? तो 1938 में जो 2 मछली वाले निशान है, ये आपका 1938 में स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? तो गंगा आपकी हिमालय से निकलती है, रामगंगा भी हिमालय से निकलती है, घाघरा भी हिमालय से निकलती है। लेकिन गोमती जो है, गोमती नदी वो हिमालय से नहीं निकलती है। गोमती नदी पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। यह प्रश्न भी आपका एक बार पूछा जा चुका है आरओ एआरओ के एग्जाम में। अगला प्रश्न, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो लोहे की खोज वाराणसी में हुई थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई थी। बनारस का उपनाम क्या है? तो बनारस को हम काशी के नाम से जानते हैं। काशी को हम घाटों का शहर और मंदिरों का शहर भी कहते हैं। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका वाराणसी में स्थित है। ये फैक्ट भी साथ में ही कवर करते हुए चलना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है? तो फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है। अब जो ये 3 ऑप्शन दिए हैं उनको देख लेते हैं। सहारनपुर क्यों फेमस है? तो सहारनपुर सिगरेट उद्योग के लिए फेमस है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है और दलहन अनुसंधान केंद्र भी कानपुर में है। इसके अलावा प्रयागराज चीनी मिट्टी और अमरूद उत्पादन के लिए फेमस है। फर्रुखाबाद और कन्नौज की बात करते हैं, दोनों जो है आलू उत्पादन के लिए फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। भारत कला भवन, संगीत कला भवन कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। भारत कला भवन आपका वाराणसी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी मानी जाती है? तो यूपी की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में खुसरो बाग स्थित है? तो प्रयागराज में खुसरो बाग आपको देखने को मिल जाएगा, प्रयागराज जनपद में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है। और यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है? ये भी आपका लखीमपुर खीरी ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है? बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो बरेली में जो है निर्माण होता है। आपने सुने भी होंगे बरेली की बांस, बरेली की बांस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बांस की बनी हुई वस्तुओं का निर्माण होता है, सबसे ज़्यादा निर्माण होता है और फेमस है। मेरठ क्यों फेमस है? मेरठ कैंची नगर के नाम से जानते हैं, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, बरेली को हम सुरमा नगरी या फिर काजल नगरी के नाम से जानते हैं, और सहारनपुर आपका सिगरेट उद्योग के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। लगभग 50 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी बचे हुए 50 प्रश्नों को और हम कवर कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? इसमें से कौन सा गलत है? तो बाबतपुर हवाई अड्डा ये आगरा में नहीं है, ये आपका वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? बनारस में। बाकी बमरौली एयरपोर्ट जो है आपका प्रयागराज में है, अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ में है, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। ठीक है। वर्तमान में बाबतपुर हवाई अड्डे का नाम बदल करके लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कर दिया गया है, जो कि आपका वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? तो सुलह कुल उत्सव आगरा मनाया जाता है, और सुलह कुल जो नीति है ये अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में मनमुटाव को दूर करने के लिए अकबर के द्वारा सुलह कुल की नीति शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गढ़का मेला कहाँ पर लगता है? तो गढ़का मेला हापुड़ जिले में लगता है। कहाँ पर? हापुड़ जिले में। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हापुड़ हो जाएगा। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर के मेले में भगवान शिव की प्रतिमा को विराजित किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है गढ़मुक्तेश्वर मेले के बारे में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्ष के पश्चात किया जाता है? तो अगर हम अर्धकुंभ की बात करते हैं तो ये आपका अर्धकुंभ जो है वो भी आपका इलाहाबाद में ही लगता है, यानी कि प्रयागराज में लगता है। और यह प्रति 6 वर्ष के बाद में अर्धकुंभ जो मेला है आपका प्रति 6 वर्ष के बाद में लगता है। कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ होता है, आपको पता है। प्रत्येक 12 वर्षों के बाद में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला पूरे भारत में 4 जगह पर लगता है। कहाँ कहाँ पर? ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है। प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। और जो आपका अर्धकुंभ है वो प्रति 6 वर्ष के बाद में लगता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। अगला प्रश्न, कानपुर को पूर्व के डैश के नाम से जाना जाता है? तो कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को पूर्व का। अगला, हिंदी के अलावा उर्दू उत्तर प्रदेश की अन्य राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी के अलावा उर्दू को उत्तर प्रदेश की अन्य राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में बना था। 1951 में ही हिंदी को उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, और 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था 1989 में। ठीक है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो शाह मोहम्मद सुलेमानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सबसे पुराना उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आपका 1869 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव जिले में स्थित है। ठीक है। सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जो कि आपका उन्नाव में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? अभी आपको बताया था हमने, लाख बहुसी अभ्यारण्य कहाँ पर है? कन्नौज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, सैयद सालार मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो बहराइच में सैयद सालार मेला आयोजित किया जाता है। एक मेला और आपका पूछा जाता है कि देवा शरीफ का मेला कहाँ पर लगता है? तो देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। हालांकि मेले के ऊपर एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, जिससे कि वहाँ से 2 नंबर लगभग आपके क्लियर हो जाएंगे। 10 मिनट की वीडियो रहेगी, सारे मेले और त्यौहार को हम कवर कर लेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था, सबको पता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मेरठ आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी जो है वो इसका प्रतीक था। 1857 की क्रांति में प्रथम बलिदान किसका हुआ था? तो प्रथम बलिदान मंगल पांडे जी के द्वारा दिया गया था। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादकों में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, और दूसरे स्थान पर यूपी है आपका। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये नेपाल के बनवासा से शारदा नहर का उद्गम होता है, जो आपके यूपी में फैली हुई है। वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? वैदिक सभ्यता के विकास की बात करते हैं, सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। इसे सबसे पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। वैदिक सभ्यता का विकास इसके किनारे हुआ था। गंगा यमुना सरस्वती के तट प्रयागराज को ही कहा जाता है। प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम दिखाया गया है।
अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है और यूपी गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है पूरे भारत में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में नक्कटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो वाराणसी में नक्कटैया मेला आयोजित किया जाता है। कुछ अन्य मेले देख लीजिए, बटेश्वर का मेला आगरा में, शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं? तो मथुरा में जो है सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं, यह भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर को हम रिहंद बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं। यह परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। सोनभद्र के अंदर स्थित प्रसिद्ध ओबरा ताप विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पर ही आपका ओबरा ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा, ये भी याद रखना है। और ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है वो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, यह भी आपको याद रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। अगला देखिए, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर कौन सा मेला लगता है? तो देवा शरीफ का मेला हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगता है, जो बाराबंकी जिले में स्थित है। देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है और यह किस नाम से जानी जाती है? तो इमामबाड़ा में इमामबाड़ा भूल भुलैया जो है वो आपकी सबसे बड़ी भूल भुलैया है, जो कि लखनऊ में स्थित है। और बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, दोनों के दोनों आपके लखनऊ जिले में ही स्थित है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष के बाद में इनका रोटेशन चलता रहता है। हर 2 वर्ष के बाद में कोई ना कोई रिटायर होता रहता है और अन्य लोग इसमें आते जाते रहते हैं। राज्य का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद जो है राज्य का उच्च सदन होता है। यह कभी भी भंग नहीं होता है, ठीक है। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होता है, क्योंकि प्रति 2 वर्ष के बाद में इनमें लोग आते रहते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्य का निम्न सदन जो होता है उसे हम विधानसभा कहते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विधानसभा को हम भंग कर सकते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं। अगला देखिए, नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता है कितनी? मतलब नरोरा विद्युत जो उत्पादन केंद्र है, इसकी टोटल क्षमता कितनी है? तो ये 470 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है नरोरा विद्युत परमाणु केंद्र, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है उच्च शिक्षा निदेशालय, जिसके सामने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था वैकेंसियों को लेकर के। खरवार जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो खरवार जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। खरवार जनजाति पाई कहाँ पर जाती है? बिजनौर, ललितपुर और सोनभद्र जिलों में खरवार जनजाति पाई जाती है। यहाँ के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की किस जनपद में जिप्सम का जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो आपका हमीरपुर और झांसी दोनों जिलों में जिप्सम का उत्पादन होता है। चारा अनुसंधान केंद्र याद रखना है, ये कहाँ पर है? ये आपका झांसी में स्थित है चारा अनुसंधान केंद्र। अगला देखिए, आगरा के रामबाग का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? तो बाबर ने आगरा के रामबाग का निर्माण करवाया था, 1526 में करवाया था। बाबर जो है बागों को लगाने के लिए फेमस है, बागों का बहुत ही शौकीन था बाबर। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र आपका लखनऊ में स्थित है। बाकी विश्व अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये भी आपका लखनऊ में है। और मलिहाबाद आम के लिए कौन फेमस है? तो मलिहाबाद आम के लिए लखनऊ ही फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। 1950 के बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हजरत मोहनी जी के द्वारा जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और भगत सिंह लगा करके आ जाते हैं। भगत सिंह ने इस नारे को फेमस किया था, प्रसिद्ध किया था। दिया किसने था? तो हजरत मोहानी जी के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह जी को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति आपको पता है देश का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति को ही तीनों सेनाओं का प्रमुख कहते हैं, तीनों सेनाओं का सेनापति कहते हैं। राज्य अध्यक्ष को राज्यपाल कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, 50वें नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब से लागू की गई थी? 1992 से उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। किसान बही को तहसीलदार एवं कानूनगो के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये आज के आपके 50 प्रश्न हो गए। कल एक और वीडियो आएगी जिसमें हम 50 प्रश्नों को और कवर करेंगे। इस तरह से आपके एग्जाम तक सारी यूपीजी के फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हम आपका कवर करवा देंगे। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं वीडियो में से आपके प्रश्न आ जाएंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है,
ठीक है। और बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहिए। यूपी करंट अफेयर की क्लासेस चली रही है, आपको पता है। अब अगली क्लास जो होगी वो इंडिया करंट अफेयर की होगी, उसके बाद में यूपी जीके की क्लास होगी। इंडिया करंट अफेयर की क्लास अभी हमने नहीं कराई, अभी यूपी करंट की 2 से 3 क्लास करा चुके हैं। अब आपकी इंडिया करंट की वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें इंडिया और यूपी दोनों मिक्स होंगी, साथ ही साथ में वर्ल्ड की करंट अफेयर भी एक आध दो प्रश्न होंगे जो आपके लिए अब महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है। बाकी आपको एग्जाम डेट अपनी पता ही है आपकी एग्जाम डेट कब है। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम आपके लिए पीडीएफ और फ्री में स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, सक्सेस जंक्शन के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, जिसमें हम इंडिया करंट और यूपी करंट को कवर करेंगे। जनवरी से जून तक की यूपी करंट अफेयर और जनवरी से जून तक की इंडिया करंट अफेयर आपके एग्जाम में आएगी, तो उसको हम कल कवर करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।